आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। जीएस का पोर्शन होता है जियोग्राफी। आप किसी भी एग्जाम में बैठना, उसमें जियोग्राफी या फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया, इनसे क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है। 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन, एक तो आता ही आता है, 1, 2 या 3 ये क्वेश्चन ज्योग्राफी या पॉलिटी से आने ही आने होते हैं। इनको किसी ने भी नहीं रोका है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। तो जो ज्योग्राफी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे बना है? 2 शब्दों से। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी, GRAPHY। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भूमि या फिर पृथ्वी भी बोलते हैं इसको। जियो का अर्थ होता है भूमि या फिर पृथ्वी, और ग्राफी का तो सभी लोग जानते हैं, अध्ययन करना। ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात पृथ्वी के अध्ययन को जियोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोग्राफी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भूगोल। पृथ्वी के अध्ययन को जियोग्राफी कहते हैं और जिसको हिंदी में भूगोल कहा जाता है, भू अध्ययन का। ठीक है ना। इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, यानी कि ज्योग्राफी के जनक कौन है। तो इसके लिए 2 मत हैं। सबसे पहले एक बंदे का नाम आता है जिनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हिकेटियस। इनको ज्योग्राफी के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? उसका कारण यह है कि जो हिकेटियस थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स नामक पुस्तक लिखी थी। जस्ट पीरियड्स, PERIODS। जस्ट पीरियड्स नामक पुस्तक लिखी थी हिकेटियस ने। और जो जस्ट पीरियड्स पुस्तक थी, इसमें इन्होंने बताया था पृथ्वी का बर्डन। क्या बताया था? पृथ्वी का बर्डन। इसीलिए जो आपके हिकेटियस हैं, इनको ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है या जनक बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज को भी भूगोल का जनक कहा जाता है या ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन आ गया कि ज्योग्राफी के जनक कौन है, तो हम हिकेटियस बताएंगे या इरेस्टोस्थनीज। तो इसके लिए एक पॉइंट होता है, जो इरेस्टोस्थनीज हैं वो आपके व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं। कैसा भूगोल? व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं आपके इरेस्टोस्थनीज। और सिंपली आपसे पूछा जाए, साधारणतः पूछा जाए कि भूगोल के जनक कौन है, तो आपको बताना होगा हिकेटियस जो हैं वो भूगोल के जनक हैं। व्यवस्थित भूगोल से मतलब क्या होता है? व्यवस्थित भूगोल से मतलब ये होता है कि आप जो भी भूगोल पढ़ रहे हैं, जैसे आप शुरुआत करेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ना होगा, नदियां पढ़नी होंगी, पर्वत पढ़ने होंगे, पठार पढ़ने होंगे। ये सब क्या है? ये सब व्यवस्थित भूगोल है। भूगोल का एक क्रम है कि हमें इसके बाद ये चीज पढ़ते हुए चलना है। ठीक है ना। ये हो गए भूगोल के जनक से संबंधित कुछ बातें। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपने एक चीज सुनी होगी जिसको कहते हैं हम लोग ग्लोब। ग्लोब, इंग्लिश में भी इसको ग्लोब ही कहते हैं। क्या है? ग्लोब। अच्छा, ग्लोब कहते किसे हैं? तो ग्लोब कहते हैं पृथ्वी के प्रारूप को। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी का जो प्रारूप होता है उसको ग्लोब कहते हैं। देखिए ग्लोब कैसा दिखता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का प्रारूप है और इसी को ग्लोब कहा जाता है। ठीक है ना। आगे की बात सुनो। जो हमारा ग्लोब है, इस पे क्या चीजें हैं? इस पे 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती हैं अक्षांश रेखाएं
अक्षांश रेखाएं और एक होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। एक होती हैं अक्षांश रेखाएं और एक होती हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो आपने देखी होंगी ग्लोब पे लेटी हुई लाइनें दिखाई देती हैं, यानी कि अगर ये ग्लोब है तो उस पे जो इस टाइप की लाइनें दिखाई देती हैं ये वाली लाइनें कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है। और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आपको ग्लोब पर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। कैसी? खड़ी हुई। जैसे मान लीजिए ये अगर ग्लोब है तो आपने देखा होगा इस टाइप की लाइनें दिखाई देती हैं ग्लोब पर, ये वाली लाइनें कहलाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? ग्लोब पर जो हमें लेटी हुई लाइनें दिखाई देती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब का प्रारूप है, उस पे आपने देखा होगा इस टाइप से कुछ लाइनें दिखाई देती हैं, ये वाली लाइनें आपको क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? वे रेखाएं जो ग्लोब पर हमें खड़ी खड़ी दिखाई देती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है तो आपने देखा होगा इस टाइप की कुछ रेखाएं ग्लोब पर प्रदर्शित की गई हैं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। जो खड़ी खड़ी वाली काल्पनिक रेखाएं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं और जो लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए आगे सुनते हैं। ये बात यहाँ पे रोक देते हैं, एक नई बात आपको बताते हैं। नई नहीं है लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है आपकी। आपने देखा होगा ये है ग्लोब। क्या है? ये ग्लोब है। इस पर इसके बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है। इस लाइन को कहते हैं 0 डिग्री रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। या इसके अन्य नाम भी होते हैं। 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं इसको, और इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं हम इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ये सारे नाम किसके हैं? ये सभी नाम आपके भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा के हैं। 0 डिग्री रेखा को अन्य नामों से किस नाम से जानते हैं? एक इसका नाम होता है विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ये सभी नाम आपके 0 डिग्री रेखा के होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर की दिशा में चलेंगे, देखिए ये वाला कौन सा है? ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। और ये नीचे वाला कौन सा है? नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। 0 डिग्री रेखा से अगर आप उत्तर की ओर जाते हैं, कितना? 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं तो जो आपको रेखा मिलेगी इस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा। क्या नाम होता है? कर्क रेखा। क्लियर? और अगर आप 0 डिग्री लाइन से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, यहां कहीं 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो ये वाली लाइन है इस लाइन का नाम होता है मकर रेखा। क्या नाम होता है? मकर रेखा। क्लियर यहां तक? तो ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए थी कि ग्लोब पर मुख्य लाइनें कौन कौन सी हैं। तो मुख्यतः लाइनें हैं आपकी 0 डिग्री लाइन, फिर ऊपर आ जाती है 23.5 डिग्री लाइन जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर चलेंगे तो 23.5 डिग्री जब चलेंगे तो जो लाइन पड़ती है उसका नाम मकर रेखा होता है। ठीक है ना? ये आपकी रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी थी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब सुनिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं से इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि इनकी संख्या कितनी है। जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है आपकी 181। कितनी है? 181। अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के
बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। इसके बाद आगे का इसमें फैक्ट आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र, यानी कि दो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये एक अक्षांश रेखा है, एक ये अक्षांश रेखा है, ये दो हो गई। तो इनमें जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र का नाम क्या होता है? इसका कुछ पर्टिकुलर नेम होता है जिस नेम से हम जानते हैं, तो वो क्या होता है? तो सुनिए क्या होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम जोन कहते हैं, ZONE, जोन। ठीक है, सेम फैक्ट्स हमारे देशांतर रेखाओं में भी होते हैं। कैसे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है आपकी 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो आपकी 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी? 111.32 किलोमीटर दूरी है वो आपकी किसकी है? दो देशांतर रेखाओं के बीच। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दूरी तो हमने जान ली है, अब हम जानना है बीच का क्षेत्र, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोरे या फिर गारे कहलाता है। क्या कहलाता है? गोरे अथवा गारे कहलाता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जो आपको अभी देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ाई गई हैं, इनको पढ़ाने का एक कारण है, इनको बताने का एक मुख्य कारण है, वो ये है कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और आता है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है अथवा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो वो आप तभी बता पाएंगे जब आपको अक्षांश और देशांतर से संबंधित जानकारी होगी या कुछ नॉलेज होगी। जब आप समझ पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तभी तो आप बता पाएंगे। रटने से काम नहीं चलता है। जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी तो आप आसानी से उस चीज को याद रख सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये जो लास्ट में लिखा गया है उत्तरी अक्षांश, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वैल्यू बिल्कुल सेम दे देंगे। यहां पर उत्तरी की जगह पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया है, ये क्या है? ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन होगी जिसको हम 0 डिग्री या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन अथवा विषुवत रेखा। इस लाइन रेखा का नाम होता है जो ग्लोब के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, आपने ग्लोब देखा होगा तो देखा होगा भारत की स्थिति कहीं इस प्रकार से है। इस टाइप से भारत आपको दिखाई देता है मैप में। भारत आप जब ग्लोब में देखेंगे तो इस कोने में दिखाई देता है। ठीक है ना? तो आप देखना, ये वाला कौन सा है? उत्तरी। ये है दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी, ये पश्चिमी है, पश्चिमी, और ये है पूर्वी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप जब ग्लोब में भारत देखेंगे तो भारत आपको किस दिशा में दिखाई देगा?
इस लाइन की अपेक्षा देखो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांश रेखाएं तो इस टाइप की होंगी। तो अक्षांश रेखाओं में आप देखो ये जो भारत है वो किस पार्ट में पड़ रहा है, इससे ऊपर पड़ रहा है, तो कहां पड़ रहा है, उत्तर में। तो इसीलिए जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। और बिल्कुल सही ऑप्शन आपका उत्तरी अक्षांश वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि जो भारत है वो अक्षांश रेखाओं में उत्तर दिशा की ओर स्थित है या उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अब इस बात को आपने ग्लोब पर भी समझ लिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, भारत किस रेखा पर स्थित है, भारत है वो आपका किस रेखा पर स्थित है, तो आप बताएंगे भारत कर्क रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित है हमारा भारत देश। भारत किस महाद्वीप में है, जो हमारा भारत देश है वो किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आप बताएंगे भारत आपका किस में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एशिया महाद्वीप से भी एक और इसमें अंदर से क्वेश्चन आता है कि भारत एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के किस भाग में पड़ता है, किस भाग में पड़ता है, तो आप बताएंगे जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के कहां पड़ता है, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। आप देखेंगे मैप में, जब देखेंगे वर्ल्ड मैप देखते हैं तो एशिया महाद्वीप दिखता है, उसके लास्ट में कोने पर यहाँ कहीं एक वी जैसा शेप दिखता है, वही हमारा भारत है। और जो एशिया के बिल्कुल किस भाग में दिखता है, दक्षिणी भाग में दिखाई देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत किस रेखा पर पड़ता है, कर्क रेखा पर। महाद्वीप किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। और भारत एशिया महाद्वीप में भी किस भाग में पड़ता है, तो आप बताएंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है भारत के नामों से, किससे, भारत के नामों से। भारत के नामों से क्या क्वेश्चन आता है, भारत के नामों से क्वेश्चन ये आता है कि भारत के कौन कौन से नाम हैं और कितने नाम हैं ऐसे हैं जिनको संविधान द्वारा अपनाया गया है। तो आप जानते हैं भारत के मुख्य नाम है, आपने सुना होगा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत और आखिरी जम्बू द्वीप। भारत के कितने नाम है मुख्यतः, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। जो आपके भारतीय संविधान द्वारा कितने नामों को अडॉप्ट किया गया है, तो वो केवल 2 हैं, भारत और इंडिया। भारत आपके संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का विवरण है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ। संघ का मीन्स होता है समूह। ये बात आपके संविधान के आर्टिकल 1 में कही गई है, अनुच्छेद 1 में कही गई है। इसका मतलब ये निकलता है निष्कर्ष यहाँ पे कि आपका जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा केवल और केवल 2 नामों को अडॉप्ट किया गया है, एक है भारत और एक है इंडिया। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नेम है ज्योग्राफी की दृष्टि से जम्बूद्वीप। क्या है, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप भारत का नाम कब रहा होगा उसके लिए कंडीशन है, जैसे आपने सुना होगा पेंजिया, सुन रखा है किसी ने, पेंजिया। पेंजिया के बारे में क्या स्थिति होती है, ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में ये थी आपकी पृथ्वी की स्थिति। क्या थी, ये पृथ्वी की स्थिति थी। इसके चारों ओर बहुत सारा पानी भरा हुआ था, यह एक विशाल सागर था जिसका नाम था पेंथालासा सागर।
क्या नाम था? पैंथालासा सागर था, जिस जो गोलीय पिंड था उसके चारों ओर तमाम पानी भरा हुआ था, वो सागर कहलाया पैंथालासा सागर। अब देखिए कोई भूखंड है, उसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, तो भूखंड पे पानी अपना प्रेशर बार बार डालेगा, बार बार डालेगा, और क्या होने लगता है? वहां से मिट्टी कटने लगती है। तो ऐसा ही हुआ, पैंथालासा सागर ने भूखंड पर यानी कि भूमि पर, पृथ्वी पर प्रेशर दिया, तो यहाँ पे मिट्टी कट गई। तो मिट्टी कटने से यहाँ बीच में ये जो पानी था वो घुस गया, पैंथालासा सागर का पानी था वो इस बीच में दरार हो गई, वहां घुस गया, और ये जो दरार, जो पानी घुसा है, उससे जो समूह बना उसको वो कहलाया आपका 33 सागर। 33 या कहीं कहीं 33 भी लिखा मिलता है, 33 सागर या फिर 33 सागर। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी दो भागों में बट गई, एक नीचे का भाग, एक ऊपर का भाग। ऊपर वाला जो भाग है वो आपका कहलाया गोंडवाना लैंड, और जो नीचे वाला भाग है वो कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। ऊपर वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, और नीचे वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया। ठीक है। अब पानी यहाँ भी हो चुका है, चारों ओर पानी हो चुका है। अब इसमें स्थिति क्या बनी? अब मान लीजिए अब पानी पूरा भर गया है, तो पानी के बीच में भारत जैसा कोई टुकड़ा, या भारत ही प्राचीन काल में तैर रहा होगा। क्या होगा? भारत ही प्राचीन काल में तैर रहा, यानी कि ये किसी भूखंड से टूटकर किस महाद्वीप से जुड़ने जा रहा था? एशिया महाद्वीप से जुड़ने जा रहा था। तो मान लो इससे धीरे धीरे अलग हो रहा होगा। मान लो प्राचीन में यहाँ जुड़ा होगा, पानी ने प्रेशर दिया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लास्ट में आकर के एशिया महाद्वीप के नीचे जुड़ गया आके, एशिया महाद्वीप के नीचे जुड़ गया आके। तो जब भारत ऐसी स्थिति में तैरता हुआ पाया गया होगा, जब जिसके चारों ओर पानी पानी होगा, उस समय इसका नाम जम्बू द्वीप रहा होगा। क्या रहा होगा? जम्बू द्वीप। कैसे? सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं जनरली द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप उस स्थान को कहते हैं, यानी कि कोई भूखंड है जिसके चारों ओर पानी भरा है, वो जो भूखंड है वो द्वीप कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, है ना, ये सब क्या है? इनके चारों ओर पानी भरा होता है और बीच में कोई भूखंड होता है, उसको द्वीप कहते हैं। ऐसी ही स्थिति प्राचीन काल में भारत की रही होगी गोंडवाना लैंड के टाइम पे, कि जब भारत किसी भूखंड से टूट करके एशिया महाद्वीप से जुड़ने जा रहा होगा, तो बीच में एक स्थिति ऐसी भी आई होगी कि ना वो इस वाले भूखंड का रहा होगा, ना ही एशिया महाद्वीप से जुड़ पाया होगा, बीच में तैरता हुआ पाया गया होगा। जब बीच में तैर रहा होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा? पानी ही पानी होगा। उस स्थिति में भारत का नाम जम्बू द्वीप रहा होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या है? इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के कितने नामों को अडॉप्ट किया गया है, तो वो दो नाम है, एक है भारत और एक इंडिया। किसमें कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। इसके बाद भारत के अन्य नाम हिंदुस्तान, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। लेकिन जो ज्योग्राफी की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है उसका नाम जम्बूद्वीप होता है। जम्बूद्वीप किस कंडीशन में होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतना ही रखें। छब्बीस बहुत कुछ रह रहा अभी तो। चलिए ठीक है, इससे आगे का जो भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ लेक्चर है वो आपको अगले वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से कंटेंट बहुत ही बढ़िया कंटेंट देने वाला हूं मैं आपको। जीएस से जुड़ा हुआ आपने एक शब्द सुना होगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होती है? स्टैटिक जीके वह होती है जिसमें प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उससे उठा करके करंट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको स्टैटिक जीके कहते हैं, जो जनरली बहुत कम ही लोग कराते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कवर कराऊंगा। थैंक यू।